नहीं है तो ऑब्वियसली मिल जाएगी, ठीक है, दैट इज द बेस्ट सोर्स। तो देखो सबसे पहले 12th क्लास में, तो 12th क्लास में आपका पहला वाला जो चैप्टर है बड़ा बेसिक टाइप का चैप्टर है, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें हमें समझने लायक है, ठीक है। तो 12th में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर है, बड़ा बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन इसको समझे बिना काम हमारा नहीं चलने वाला। ठीक, होप सबको दिखाई दे रहा होगा ना, फ्रंट साइज चाहिए भाई, सबको दिखाई दे रहा है ना फ्रंट साइज? ओके ग्रेट प्रांजल, थैंक यू सो मच। बस आप ऐसे रिस्पॉन्ड करते रहिएगा। कई बार क्या होता है कि आपके एंड पे नेट वीक होता है तो आपकी आवाज नहीं आ पाती, लेकिन आप मुझे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। देखिए, तो मैं आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने 11th में पढ़ा, ऑब्वियसली मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग होंगे, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम से मुझे समझ में आ रहा है ना। जिन लोगों ने 11th में मुझसे पढ़ा, तो प्लांट फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने ही उनको पढ़ाया, तो दैट वाज द ग्रेट। तो मेन पार्ट हमने नीट का पढ़ लिया। अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, जो हमने 11th का सिलेबस पढ़ा, 40% नीट का क्वेश्चन, आप में से जो लोग नीट देना चाहेंगे, 40% नीट का क्वेश्चन हमारे 11th वाले सिलेबस से था, और बाकी का बचा हुआ 60% जो नीट का क्वेश्चन है दैट विल बी फ्रॉम द 12th क्लास। तो ये हमारा 12th के कोर्स करिकुलम से आएगा, ठीक है ना। इसलिए इस बात थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, है ना, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। और बिल्कुल ये चैप्टर जहां सर अच्छा ठीक है अच्छा, ये चैप्टर आप लोग, अच्छा कुछ लोग पढ़, कोई बात नहीं ना, आप मेरे साथ थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा आपको डिफरेंट फ्लेवर आएगा, है ना फारूक का। तो ये मेरे साथ आप पढ़िए, ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट फील आएगा, है ना। और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ में, ठीक है। तो पूरा कोर्स करिकुलम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जिसको भी जहां पे ना समझ में आए, प्लीज एकदम बिंदास फ्रैंकली आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आई लेट यू नो अगेन। और रिपीट करूंगा, किसी को कितनी भी बेसिक चीज नहीं समझ में आती, आप बिल्कुल एकदम फ्री होकर के आप मुझे बताइए कि नहीं समझ में आया, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कोई शर्म संकोच नहीं करना, ठीक है। बट इट शुड बी लॉजिकल और फ्रॉम योर कोर्स करिकुलम, ठीक है। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क क्या होता है। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो बेसिक बात करते हैं, तो समझो, पहले अगर कोई मेरे से ये पूछे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी एनिमल इस वर्ल्ड में रिप्रोडक्शन क्यों करता है, तो देखो रिप्रोडक्शन का पर्पस ये होता है कि इस दुनिया में हर एनिमल, हर ऑर्गेनिज्म, हर प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो अपनी स्पीसीज को सबसे ज्यादा बढ़ाना चाहता है, और वो चाहता है कि उसकी स्पीसीज सबसे ज्यादा इस अर्थ में बढ़े और वो इस अर्थ पे डोमिनेट करे। यही पर्पस होता है कि हर एनिमल रिप्रोडक्शन करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई एनिमल रिप्रोड्यूस, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है कि इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं व्हाई एनिमल रिप्रोड्यूस, आखिर क्या कारण है, क्यों रिप्रोडक्शन करना है। रिप्रोडक्शन इसलिए ऑर्गेनिज्म करते हैं ताकि उनके नंबर्स मैक्सिमम हो जाए अर्थ में, दैट इज द बेस्ट आंसर। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इसलिए करते हैं ताकि उनके नंबर मैक्सिमम हो जाए अर्थ में और वो पूरी अर्थ पे डोमिनेट कर पाए, दैट इज द पर्पस बिहाइंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपनी ही कार्बन कॉपी को प्रोड्यूस करना, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, दैट इज द रिप्रोडक्शन, टू प्रोड्यूसिंग इट्स ओन कार्बन कॉपी और द एनिमल लाइक देयर पेरेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा सिंगल पेरेंट होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, यहाँ पर डबल पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इसका ये मतलब है कि एक ही पेरेंट होगा, या तो मेल से ऑफस्प्रिंग बनेगा, मतलब उसकी जो संतान है, उसके जो बच्चे होंगे, ऑफस्प्रिंग या तो मेल से बनेंगे और या ऑफस्प्रिंग फीमेल से बनेंगे, दोनों ही पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका ये मतलब है कि सिंगल पेरेंट में अगर ये हो गया मेल, ठीक है, मेल, ठीक, तो मेल का जो डीएनए होगा ये बिल्कुल और बिल्कुल इसके ऑफस्प्रिंग से मैच करता होगा। ऑफस्प्रिंग का क्या मतलब होता है? ऑफस्प्रिंग हम बार बार यूज करते हैं, तो ऑफस्प्रिंग लास्ट टाइम भी हमने बात किया था कि ऑफस्प्रिंग का मतलब ये होता है कि उसके बच्चे, अब भाई अपने बच्चों को तो अपन ह्यूमन चिल्ड्रन बोल देते हैं, लेकिन हम किसी
दूसरे एनिमल के बच्चे को चिल्ड्रन नहीं बोल सकते ना, या आप बर्ड के बच्चे को क्या बोलोगे, आप स्नेक के बच्चे को क्या बोलोगे, क्रोकोडाइल के बच्चे को क्या बोलोगे, या प्लांट के बच्चे को क्या बोलोगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट है या एनिमल है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो ऑफस्प्रिंग बच्चे होते हैं उनको हम ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज करते हैं। तो ऑफस्प्रिंग एक जेनरिक वर्ड हो गया। तो देखिए, अगर यहाँ पर पेरेंट, सिंगल पेरेंट में अगर मेल है तो मेल का जो डीएनए होगा वो कंप्लीटली डीएनए जो होगा वो किसका होगा, हमेशा बच्चों के डीएनए से मैच करेगा। अगर ये फीमेल पेरेंट है तो फीमेल पेरेंट से अगर सिर्फ ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो फीमेल से अगर मिलेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ये ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, फीमेल की कार्बन कॉपी होंगे, मतलब फीमेल का डीएनए बिल्कुल मैच करेगा ऑफस्प्रिंग से। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, देखता हूं कौन इस क्वेश्चन का आंसर देता है। ठीक है, नीट के क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। ठीक है, बताइएगा। सो क्या ऑन द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट का डीएनए बच्चों के डीएनए से मैच करना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों आपस में क्लोन है, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग क्लोन होंगे इन एसेक्सुअल। अच्छा, अरे क्या बात है, कुछ लोग बहुत एकदम फ्रीक्वेंटली, आई एम वेरी हैप्पी, कुछ लोग बहुत फ्रीक्वेंटली रिप्लाई कर रहे हैं। ग्रेट 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 टू सी दैट। ओ हो, क्या बात है, बस बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, ऑलमोस्ट, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। ये मैं कह सकता हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे होते हैं उसकी कार्बन कॉपी होती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ से आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, यहाँ पर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे एक रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, आपके पास एक आलू था, पोटैटो था, हमने क्या किया कि इस पोटैटो में यहाँ पर ये एक एक आई थी, मतलब आई वो पॉइंट होता है जहां से, इसको हम नोड बोलते हैं एक्चुअली, जहां से बर्ड्स निकलती हैं। आपने इस पोटैटो को काटा और इस पोटैटो के चार अलग अलग हिस्से आपने क्या किया, जमीन पे बो दिए। इन चार हिस्सों से जो चार इनके बच्चे बने, ऑफस्प्रिंग बने, वो चारों बिल्कुल अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी होंगे। और हम कहेंगे कि ये जो पेरेंट पोटैटो था, इस पेरेंट पोटैटो के ही बाकी जितने चारों बने हैं वो चारों क्लोन है। लेकिन भाई साहब एक बात ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज है, दूसरी चीज क्या हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और चीज आती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि यहां पर एक कोई भी ऑर्गेनिज्म था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे छोटे छोटे, ये स्पोर में एक कवर में बंद हो गया और कवर में बंद होने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैसा कि मेनली फंगस में होता है। फंगस में भी क्या होता है कि एक बॉडी के अंदर, एक ही पेरेंट के अंदर बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं। अब आपको पता है कि स्पोर आगे जाकर के अपने ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो पेरेंट से स्पोर बने। अब बताओ यहाँ पे ये क्या कार्बन कॉपी होगा, ये भी क्लोन होगा, कह सकते हैं, कह सकते हैं क्लोन होगा। यस, आयशा, ओ, दानिश, यस, अच्छा अच्छा, रेहान का भी कहना है बिल्कुल सही है। अच्छा, सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, नो, इट्स बिग नो। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होता है, अब आपको लगेगा ऐसा क्यों मैं क्या बोल रहा हूं। देखो यहां पर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो उसका खुद का शरीर चार हिस्से में अलग अलग पार्ट में बट गया है ना, सब पे डीएनए एक ही है। ये वाला तो बिल्कुल 100% क्लोन होगा। इसको हम क्लोन, देखो क्लोन टर्म अपन तभी यूज कर सकते हैं जब 100% डीएनए पेरेंट से मैच करे। किसी भी ऑफस्प्रिंग का डीएनए अगर 100% उसके पेरेंट से मैच करता है तो हम कह सकते हैं कि वो क्लोन है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो एक प्रोसेस पढ़ी होगी, माइटोसिस, है ना, हमने सबने पढ़ी होगी माइटोसिस 11th वाली क्लास में। माइटोसिस में क्या होता है कि जब सेल डिवाइड होती हैं तो सेल के डिवीजन के समय पे सभी सेल में इक्वली डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। आपने एक चीज पढ़ी होगी, काइजमेटा फॉर्मेशन, कई सारी जगह काइजमेटा का फॉर्मेशन हो जाता है, कई सारी जगह क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर तो सबने पढ़ा होगा, कई सारी जगह क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो क्रॉसिंग ओवर हो जाने की वजह से डीएनए सभी पेरेंट का इक्वल नहीं होता है। इसलिए अगर ये बात होती है कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही वो तरीका है जिसमें कि पेरेंट और बच्चों का जो डीएनए होगा 100% मैच करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा कि क्लोन बनेंगे, लेकिन बाकियों में 100% क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो नोट करेंगे, पहला हेडिंग डालो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आपको साथ साथ नोट्स बनवाता जाऊंगा ताकि आपको स्कूल के एग्जाम के लिए भी आपको प्रॉब्लम ना हो। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, in asexual reproduction always
a single parent always a single parent participate in single parent participate in production of offspring. Production of offspring. It may be either male, it may be either male. ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं. In asexual reproduction, only single parent participate. Single parent participate. It may be either male. It may be either male, or it may be either male, or it may be female. It may be female. Next point. In asexual reproduction, note करके लिखेंगे. In asexual reproduction, especially in vegetative reproduction, especially in vegetative reproduction, the DNA of parent, the DNA of parent and their the DNA of parent and their offspring will match 100%. Hence we can say that the offspring will be clone of their parent. ठीक है, यही मेनली फैक्ट होते हैं कि जैसे नीट में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होता है. ठीक है ना. तो देखिए, सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे क्लोन नहीं होंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू. ठीक है. दूसरा, पहले एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर मैं एसेक्सुअल पहले पढ़ाऊंगा और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. ठीक है. अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहां पर 2 पेरेंट की जरूरत होती है, 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है. सो 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड. इसमें एक पेरेंट मेल होगा, ठीक है, और दूसरा होगा फीमेल. ठीक है. मेल पेरेंट ऑब्वियसली मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, और फीमेल पेरेंट ऑब्वियसली फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है. दोनों गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक, और फ्यूज करके फर्दर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे. तो मेल और फीमेल गैमीट दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके पहले जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे. अभी जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब तक आप सिर्फ इतना ही नोट कर लो. ठीक है ना, कि यहाँ पर 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तब तक आप इतना ही नोट कर लीजिएगा. अभी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. ठीक है. अब आइए, अब सबसे पहले देखते हैं, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है. ठीक है. अब एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करता जाता हूं. टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में सबसे पहला टाइप है, सबसे पहला और सबसे सिंपल टाइप है, दैट इज फ्रैगमेंटेशन. ना, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, है ना. पहले टाइप लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं. फ्रैगमेंटेशन. दूसरा है हमारा बडिंग. तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन. चौथा टाइप हो गया रीजनरेशन. पांचवा है गैमी फॉर्मेशन. और छठवां है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन.
ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं। तो ये 6 मेजर मोड हैं जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, गैमी फॉर्मेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आप 6 नोट कर लीजिए। फर्स्ट इज, अगर किसी को क्लियरली दिख रहा हो, फ्रेगमेंटेशन। सेकंड इज बडिंग। थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ इज रीजनरेशन। फिफ्थ इज गैमी फॉर्मेशन एंड सिक्स इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नोट कर लिया सबने भाई? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। अब देखो फ्रेगमेंटेशन में, अब देखो यहां पर क्या ना, मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल बताता जाऊंगा। आप हमेशा वो एग्जांपल नोट करते जाइएगा। मैं जो जो एग्जांपल आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, वो एग्जांपल जरूर आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, फ्रेगमेंटेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट फ्रेगमेंटेशन होता है, तो मेनली होता है एल्गी में। ठीक है, एल्गी में आपने एक एल्गी का नाम सुना होगा, स्पाइरोगाइरा, सबने सुना होगा स्पाइरोगाइरा, है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि स्पाइरोगाइरा को कहते क्या है? स्पाइरोगाइरा का एक कॉमन नेम है ना? जैसे सुना होगा वाटर वाटर हाइसिंथ होता है, जिसको जलकुंभी कहते हैं, उसको हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, है ना? तो वैसे ही स्पाइरोगाइरा, पहली बात मुझे ये बताओ कि स्पाइरोगाइरा का कॉमन नेम क्या है? किस कॉमन नेम से जानते हैं? जिशान, बुशरा, काई, आयशा, काई। काई ग्रीन एल्गी है, वो नहीं है। हाँ, और कौन बताएगा? काई नहीं है। कौन कौन बताएगा भाई? फातिमा, बताओ भाई। सादिया, प्रांजल, ग्रीन एल्गी। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ये ग्रीन एल्गी है, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। नेट में तो नहीं सर्च कर रहा कोई। ठीक है, ये ग्रीन एल्गी, देखो इसका टाइप है ग्रीन एल्गी, ये बात बिल्कुल अच्छे से है। बोर्ड क्लियर नहीं है, अच्छा फातिमा, ओके ओके, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, देयर माइट बी सम कनेक्टिविटी इशू, है ना? तो स्पाइरोगाइरा, SPIROGIRA, स्पाइरोगाइरा, है ना? तो स्पाइरोगाइरा को हम लोग क्या कहेंगे? स्पाइरोगाइरा को हम लोग एक एल्गी के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, वाटर सिल्क, निदा ने जवाब दिया, निदा हसन, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये इसे हम वाटर सिल्क के नाम से जानते हैं, नोट करो। स्पाइरोगाइरा इज नोन एज वाटर सिल्क। स्पाइरोगाइरा इज नोन एज वाटर सिल्क। इसको हम वाटर सिल्क इसलिए बोलते हैं, है ना, पानी का सिल्क बोलते हैं, वाटर सिल्क। हाँ, वीड है, बिल्कुल प्रांजल, बिल्कुल सही बात है, इट्स वीड। ये क्या करता है, इंडियन लेक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्पाइरोगाइरा इंडियन लेक में बहुत तेजी से फ्रेगमेंटेशन करता है। अच्छा, उन लेक में फ्रेगमेंटेशन करता है, मेरी बात याद रखना, फ्रेगमेंटेशन की नहीं करता है, उन लेक में फ्रेगमेंटेशन करता है जिनमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के, जैसे कैल्शियम, जिंक और बाकी के मिनरल का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। कई बार नीट के क्वेश्चन पूछते जाता है। ठीक है, किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो, जिसका माइक्रोफोन ऑन है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज माइक्रोफोन सब लोग ऑफ रखो, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है ना? तो मैं ये कह रहा था कि देखो यहाँ पे स्पाइरोगाइरा जो है हम वाटर सिल्क बोलते हैं। स्पाइरोगाइरा क्या करता है कि लेक के ऊपर ये ग्रो कर जाता है, और लेक्स के ऊपर ग्रो करने के बाद उन पूरी लेक के ऊपर एक मोटी सी लेयर बना देता है। उससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है नीचे, और मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए स्पाइरोगाइरा, अच्छा स्पाइरोगाइरा फैलता सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड से, दैट इज द दिस वन, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक ये स्पाइरोगाइरा हो गया। स्पाइरोगाइरा इस तरह का एल्गी होता है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये रिबन शेप्ड होता है। जिसने 11th में नहीं पढ़ा हो वो नोट करते जाएंगे। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि स्पाइरोगाइरा का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? फीते की तरह होता है, रिबन शेप होता। यूं है कि स्पाइरोगाइरा कई सारे पार्ट में ब्रेक हो जाता है। जितने पार्ट में ब्रेक हो जाता है उतने पार्ट से नया अपना ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। तो नोट करेंगे फ्रेगमेंटेशन। इन फ्रेगमेंटेशन, vegetative body of vegetative body of
organism, vegetative body of organism breaks down, vegetative body of organism breaks down into many parts, vegetative organism of body breaks down into many parts, and and every part and every part starts behaving and every part start behaving like new organism, and every part start behaving like new organism. Full stop. अच्छा, निदा ने क्वेश्चन पूछा है, जस्ट मिनट, लेट मी सी क्या क्वेश्चन है आपका. ब्रेकडाउन, या ब्रेकडाउन मीन्स होता है कि ये कई जैसे वाटर की फ्लो होता है ना, तो वाटर के फ्लो में नहीं डिवाइड नहीं करता है, ना 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 ना, इट डू नॉट डिवाइड, इट डू नॉट डिवाइड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में. ठीक है, अच्छा रिपीट करता हूँ. इन वेजिटेटिव स्पाइरोगैरा ब्रेक्स डाउन, Spirogyra breaks down into many parts, and every part starts and every part starts behaving like new organism, starts behaving like न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. अब देखिए, स्पाइरोगायरा को हम ये भी लोड करेंगे. स्पाइरोगायरा इज ऑल्सो नोन एज वाटर सेल्फ. स्पाइरोगायरा इज ऑल्सो नोन एज वाटर सेल्फ. It's green algae. It's green algae. It's green algae with. It's green algae with ribbon-shaped chloroplast. With ribbon-shaped chloroplast. It's green algae with ribbon-shaped. It's green algae with ribbon-shaped chloroplast. फर्स्ट. अब दूसरा क्या है, दूसरा मोड क्या है. अब देखिए, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड क्या है. सेकंड, फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन, ठीक है. अब देखो फ्रैगमेंटेशन, सॉरी, फ्रैगमेंटेशन तो मैं आपको बता चुका हूं. रीजनरेशन सेकंड है. रीजनरेशन रीजनरेशन इसलिए मैं बता रहा हूं इसी के साथ में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको ये पता लगता रहे कि रीजनरेशन में और आखिर कोई बता सकता है क्या मुझे कि रीजनरेशन में और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है. कोई भी बता सकता है रीजनरेशन में और फ्रैगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. कोई नहीं, बताओ भाई. डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का सेम मतलब है. डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, हाँ, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का सेम मतलब है, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लाई के बाद मल्टीप्लाई करके ही डिवाइड होता है. ठीक है. फ्रैगमेंटेशन अकर एट मैचुरेशन. ठीक है. और रीजनरेशन स्मॉल फ्रैगमेंट फॉर्म होता है. बहुत बढ़िया शाबाश. रीजनरेशन जनरेट फ्रॉम मदर सेल. ठीक है. इन रीजनरेशन राइट. रीजनरेशन लास्ट पार्ट बिल्कुल बात सही. बहुत बढ़िया साम्या. रेयान, रीजनरेशन में बॉडी पार्ट रीजनरेट होता है. राइट, रीजनरेशन में. ठीक है. अब देखो, और आयशा ने बताया, वेरी गुड आयशा. अच्छा, वाजिद फ्रैगमेंटेशन का, हाँ बिल्कुल सही है वाजिद. दानिश ने बताया. चलो, फ्रैगमेंटेशन ब्रेकडाउन होता है और रीजनरेशन में डिवाइड होता है. ठीक है.
थोड़ा थोड़ा सही बताया, दानिश ने भी, आयशा, अच्छा आयशा ने बताया, चलो दैट्स ग्रेट, आप सब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं क्विकली, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। ये चीज मुझे बहुत बढ़िया लगती है, दैट इज अ म्यूचुअल एंगेजमेंट, और दैट इज द मोस्ट इनकरेजिंग थिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सबने सही बताया, बिल्कुल बात सही है। रिजनरेशन में क्या होता है कि देखो, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इनेचुरल पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन जो होता है, दैट इज फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये इननेचुरल पार्ट है। फ्रेगमेंट में तब टूटता है जब कोई एक्सटर्नल डैमेज होता है, वाटर के साथ, वाटर की करंट के साथ ब्रेक हो गया कई सारे पार्ट में, किसी भी एनिमल ने ब्रेक कर दिया या किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से। तो हमेशा जो फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंट में ब्रेक होता है, वो एक्सटर्नल फैक्टर से होता है, लेकिन रीजनरेशन जो होता है हमेशा इंटरनल फैक्टर की वजह से होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो, इसमें रीजनरेशन दो तरह का, मॉर्फोलैक्सिस, मॉर्फोलैक्सिस, ठीक है। दूसरा होता है मॉर्फोलैक्सिस। याद रखिएगा, नीट के पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मॉर्फोलैक्सिस, MORPHALLAXIS, मॉर्फोलैक्सिस, ठीक है। और दूसरा है एपीमॉर्फोलैक्सिस, EPIMARPHALLAXIS, मॉर्फोलैक्सिस और एपीमॉर्फोलैक्सिस। देखो, रीजनरेशन का मतलब होता है कि मदर सेल से, मतलब जो खुद की बॉडी की ओल्ड सेल से, आवाज आ रही है सबको भाई? ब्रेक हो रही है? नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। ओह, वेट 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 वेट, आज थोड़ा सा बोर्ड ब्लर है, आवाज ब्रेक हो रही है। अरे, एक्चुअली आई एम नॉट इन माय ओरिजिनल स्टूडियो, नेक्स्ट टाइम तो आपको ऐसी प्रॉब्लम, एक्चुअली मेरा बोर्ड भी आज डिफरेंट है, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ अपने इस समय, वैसे नॉर्मली क्लास में स्टूडियो से पढ़ा रहा था, ठीक है। ब्लर, अच्छा, वॉइस स्क्रीन ब्लर एंड वॉइस इज ब्रेकिंग, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, इंटरनेट थोड़ा सा मुझे चेक करने दो। वेंसडे से अल्लाह की आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको वेंसडे से अपने यहाँ से अपने फर्स्ट क्लास के दोनों क्लास की, ठीक है। वेंसडे से आपको को मैं स्टूडियो पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो बोर्ड भी बड़ा होगा और बाकी फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि मैं रिकनेक्ट करने फिर से एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, है ना, जस्ट वेट। अभी आवाज आ रही है? सब लोगों को क्लियर आवाज आ रही है अभी? प्लीज एक बार मैसेज करो, आवाज आ रही है? ओके, ग्रेट। तो देखिए, अभी अभी आज 1 घंटे की क्लास करते हैं, ठीक है ना, 1 घंटे करते हैं, अभी भी नो, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग वॉइस। अरे भाई, ब्रेक हो रही है अभी भी? यस, इट्स ब्रेकिंग। इट्स पॉसिबल, स्पीड तो सही आ रही है नेट की। नथिंग विजिबल ऑन द बोर्ड, वीडियो रुक गई। हाँ, वो मैं वो एक बार रीसेट कर रहा था,
अभी इसलिए आपको फ्रीज हो गई होगी। आप बताओ भाई, आवाज आई अभी? मैंने फिर से रिस्टार्ट किया इंटरनेट, इसीलिए आप थोड़ा सा फ्रीज हो गया होगा। अच्छा, सामने का कहना है स्क्रीन फ्रीज हो रही है। सर स्क्रीन फ्रीज है अभी। अच्छा ये बताओ, आवाज आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है? ओके। थोड़ा सा आज इशू होगा, आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इट वाज नॉट प्री प्लान फॉर मी, ठीक है। मैं अभी दूसरी जगह से पढ़ा रहा हूँ, दूसरे स्टूडियो से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वॉइस आ रही है, ठीक है। तब तक तो चलो मैं आपको जो मैंने लिखा हुआ है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। आप थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है। आधे घंटे और बचे क्लास के, तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए। बाकी वेडनेसडे से हम लोग प्रॉपर अपने स्टूडियो से क्लास लेंगे, ठीक है। हालांकि इंटरनेट मेरे एंड पे ठीक शो कर रहा है, बट देयर माइट बी सम इशू, ठीक है। सो हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था, तब तक आप थोड़ा सा, मैं आपको बोल देता हूँ, स्पेलिंग नहीं बता दूंगा। रिजनरेशन जो होता है, रिजनरेशन में जो ओल्ड सेल्स होती हैं, है ना, किसी भी पेरेंट की, सपोज दैट मेरे किसी बॉडी के पार्ट का वो डैमेज हो गया, तो मेरी बॉडी की ही सेल से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। ये यूं कहूं कि मेरी एक उंगली कट गई और उंगली कट के बाहर गिरी, उससे पूरा हाथ बन जाए, दैट इज द रिजनरेशन। तो दोनों चीजें रिजनरेशन है, या फिर उंगली कट गई और उंगली कटने के जितना पार्ट लॉस्ट हुआ उतना ही पार्ट और आ गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो नोट करेंगे, रीजनरेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट, न्यू पार्ट, ओहो, regeneration is the formation of new parts or not clear. वेट, मैं वीडियो शायद ऑफ करता हूं। अभी वॉइस क्लियर आई? वॉइस स्टिल वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी तक क्लियर आ रही थी, अभी नहीं आ रही क्लियर। बोर्ड तो मैंने ऑफ कर दिया, वीडियो मैंने ऑफ किया है, वॉइस अभी भी क्लियर नहीं आ रही। ओके ठीक है, तो राइट राइट, देखो जब बोर्ड नहीं दिख रहा, जब मैं लिख नहीं रहा हूँ तो मैं बोर्ड ऑफ कर दूंगा, तो वॉइस क्लियर आती रहेगी। आप मैनेज कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास से इशू नहीं आएगा। तो नोट कीजिए, रिजनरेशन इज द प्रोसेस, और रिजनरेशन is the process of asexual reproduction. Regeneration is the process of asexual reproduction in which formation of new individual takes place. Formation of new individual takes place by division of parental cell. Parental cell. Full stop. It may be of two types. It may be of two types. It may be of two types. First, morphal axis. ए डालेंगे, morphal axis, MORPHALAXIS, morphal axis, MORPHALAXIS। तो देखो morphal axis क्या होता है, जब कभी कोई भी इंडिविजुअल, उसका छोटा सा पार्ट डैमेज हो जाए, ठीक है ना, और मतलब काफी सारा पार्ट डैमेज हो जाए, सिर्फ छोटा सा पार्ट बचे, उस छोटे से पार्ट से पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस तरह से जब रिजनरेशन होता है उसको हम morphal axis बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट का क्वेश्चन है जो पूछा हुआ, तो नोट करेंगे, morphal axis is that process of regeneration in which morphal axis
is that process of regeneration in which formation of complete organism takes place. Formation of complete organism takes place Morpholexis is that process of regeneration in which formation of complete organism takes place. Formation of complete organism takes place from the small part of parent. एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स. एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, ये एक रिक्शिया है. रिक्शिया एक ब्रायोफाइट है. रिक्शिया में कंप्लीट का कंप्लीट क्या होता है, जब इसकी लाइफ पूरी होने वाली होती है तो पूरा का पूरा जो पार्ट होता है ये सड़ जाता है, रॉट हो जाता है और डैमेज हो जाता है. थोड़ा सा पार्ट बचता है. इस थोड़े से पार्ट से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है. ये एग्जांपल था मॉर्फोलैक्सिस का. आप लिख लो, ठीक है, बोर्ड क्लियर नहीं, आप नोट कर लो, ठीक है. दैट इज, हाँ, टिश्यू कल्चर, राइट आयशा, बिल्कुल सही बताया. टिश्यू कल्चर जो होता है, आयशा ने सही बताया कि टिश्यू कल्चर जो होता है वो ऐसे ही होता है, मॉर्फोलैक्सिस ही होता है. टिश्यू कल्चर में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा टिश्यू का पार्ट या सेल का पार्ट निकाल लेते हैं और उससे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं. ठीक है, बी लिखेंगे, रिजनरेशन का दूसरा टाइप लिखेंगे. सेकंड टाइप, बी टाइप है एपीमॉर्फोलैक्सिस. एपीमॉर्फोलैक्सिस, ईपीआई, वो मैंने ऑफ किया इसलिए दिखाई नहीं देगा. जिशान नोट करो, मैं लिखवा रहा हूं इसलिए बोल बोल के लिखवा रहा हूं. नेक्स्ट टाइप है एपीमॉर्फोलैक्सिस. इन एपीमॉर्फोलैक्सिस, so एपीमॉर्फोलैक्सिस से स्पेलिंग है EPIMORPHALLAXIS. EPIMORPHALLAXIS, एपीमॉर्फोलैक्सिस. अब एपीमॉर्फोलैक्सिस में क्या होता है कि कोई छोटा सा बॉडी का पार्ट ब्रेक हो गया, छोटा सा बॉडी का पार्ट ब्रेक हो गया, वो दोबारा से पार्ट रिजनरेट होगा, ना कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म. तो नोट करेंगे, इन दिस प्रोसेस if a small नोट्स मिल जाएंगे, जिशान मिल जाएंगे भाई, नोट्स मिल जाएंगे. if a small part of organism is lost, if a small part of organism is lost, that part reappear again, by the regeneration of parental part. ठीक है, तो देखो मॉर्फोलैक्सिस जो था उसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डैमेज हो गया. बाय व्हाट, क्या पूछा, प्लीज रिपीट. अच्छा ठीक है निदा, मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, नोट करेंगे. इन एपीमॉर्फोलैक्सिस the formation of lost part or organ takes place from the parental cell. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, ठीक है ना, फिर से एज यूजुअल जैसे आप अभी रिप्लाई दे रहे तो बताइएगा, क्या कंप्लीट रिजनरेशन मतलब मॉर्फोलैक्सिस मैंने आपको बताया कि मॉर्फोलैक्सिस वो प्रोसेस थी जिसमें कि क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा पार्ट बचा,
उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। क्या रिजनरेशन में मॉर्फोलैक्सिस की प्रोसेस किसी एनिमल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्लीज बताइए। रिजनरेशन में मॉर्फोलैक्सिस मतलब थोड़े से पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, क्या एनिमल में ऐसा पॉसिबल है? एनिमल में, किसी एनिमल में इतना रिजनरेशन हो सकता है? नो 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 नो। अच्छा, आयशा ने, किसी ने बताया, फातिमा का भी कहना नो। प्लेनेरिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं रेयान, लिजार्ड तो नहीं होगा, आर्थ्रोम भी नहीं होगा। प्लेनेरिया अभी बताया है। ये कौन है बालक भाई? देखो देखो जरा, हु इज दैट? हाँ, वॉलिड ने बताया है। हाँ, वॉलिड ने बताया है, ठीक है, वॉलिड ने बताया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्लेनेरिया देखो, तो प्लेनेरिया आपने पढ़ा हुआ था। प्लेनेरिया एक ऐसा होता है, अब आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन देखो, प्लेनेरिया इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म होता है ना। और हमने लास्ट क्लास में जिन लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन में, तो प्लेनेरिया अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, तो हर पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है। तो नोट करेंगे, एपिमॉर्फोलैक्सिस, निडेरियन, हाइड्रा में, हाइड्रा पूरा का पूरा, हाइड्रा मतलब हाइड्रा में अगर हम उसको लेटरल सेक्शन बनते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेन पे काटने से हाइड्रा में भी पॉसिबल है, लेकिन प्लेनेरिया में 100% पॉसिबल है। तो नोट करेंगे, मॉर्फोलैक्सिस इज 100%, morpholepsis is 100% possible in planaria. Morpholepsis is 100% possible in planaria. तो प्लेनेरिया में पॉसिबल है, ठीक है। तो रीजन, ये हो गया हमारा रीजनरेशन, ठीक है। तीसरा आते हैं बडिंग। बडिंग है ना, बहुत इजी है सभी। बडिंग, इसमें यही समझने लायक था मॉर्फोलैक्सिस और एपीमॉर्फोलैक्सिस, क्योंकि मॉर्फोलैक्सिस एक बार नीट में पूछा जा चुका है, एक बार एम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि आपको रिप्रोडक्शन ये फिर से पढ़ाऊं, ठीक है। और बेसिक चैप्टर है। बडिंग में हाइड्रा इसका बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रा में अगर देखा जाए, हाइड्रा एक एनिमल है। हाइड्रा में क्या होता है कि इसके बेस पे ऊपर इस पे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ऊपर टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। और इसके बेस पे यहाँ पे एक स्मॉल बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये स्मॉल बर्ड कहीं पे बेस में, हाँ निदा, प्लेनेरिया ही होगा। क्या पूछा? प्लेनेरिया, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? दोनों पॉसिबल हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में। हाँ बिल्कुल, प्लेनेरिया ही इसका आंसर होगा आयशा। दोनों ही पॉसिबल हो जाएंगे, मतलब अगर किसी में मॉर्फोलैक्सिस हो सकती है ना, तो एपिमॉर्फोलैक्सिस तो पक्का हो सकती है, ठीक है। तो प्लेनेरिया में दोनों हो जाएंगे, मॉर्फोलैक्सिस भी हो जाएगी, एपिमॉर्फोलैक्सिस भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बडिंग में क्या होगा, हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, बेस में एक छोटी सी बर्ड निकल जाती है, थोड़े दिन बाद क्या होती है, ये बर्ड डिटैच हो जाती है, इस मेन बॉडी पार्ट से अलग हो जाती है ना। अलग हो जाने के बाद क्या होती है, शटल डाउन हो जाती है, ठीक है। और शटल डाउन हो जाने के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ बर्डिंग, है ना। तो ये भी एक तरह का वेजिटेटिव टाइप का ही रिप्रोडक्शन है। दूसरा बर्डिंग का एग्जांपल अगर दिया है, तो पहला बर्डिंग के एग्जांपल में लिख लेंगे हाइड्रा, और दूसरे वाले की अगर मैं बात करूं बर्डिंग में, तो ईस्ट में होता है, ईस्ट में बर्डिंग होती है। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट बर्डिंग से ही रिप्रोडक्शन करता है, छोटी छोटी बर्ड्स निकल आती हैं। तो ईस्ट क्या है, एक तरह का फंगस। तो नोट करेंगे, इन बर्डिंग a small bud originates, a small bud originates in parental body, in parental body. After some time, after some time, these birds, after some time, these birds get detached, get detached, they settle down and become, they settle down and become new organism. Let's stop. Next point. It takes place both, it takes place in both plant as well as plant as well as in animals. Full stop. Next point, ये जरूरी हम लिखेंगे,
budding is the process of reproduction. Budding is the process of reproduction that takes place during favorable condition. That takes place during favorable conditions. ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया। अब देखो स्पोर फॉर्मेशन है ना, तो चौथा तरीका हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन, या जिसको हम स्पोरुलेशन बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन ये बताओ कि स्पोर फॉर्मेशन कब होता है? ये फेवरेबल कंडीशन में होता है या अनफेवरेबल कंडीशन में होता है? बताइए, स्पोर फॉर्मेशन फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में? न्यू स्टूडेंट कौन है? फेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल, दानिश का कहना अनफेवरेबल कंडीशन में, वालिद का कहना फेवरेबल में। अनफेवरेबल। अरे भाई बहुत सारे लोग हैं। राइट, वेरी गुड। अनफेवरेबल कंडीशन जो लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। देखो अनफेवरेबल कंडीशन में, अब मेरा यही अगला क्वेश्चन है, अनफेवरेबल कंडीशन को मतलब कि सपोज दैट अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है टेम्परेचर हाई है, फूड की स्कैर्सिटी है, वाटर की स्कैर्सिटी है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, जैसे कि क्या होता है उन जगहों में, लद्दाख में, लेह में, जहां पे बर्फ गिरती है, अनफेवरेबल कंडीशन है, उस समय पब्लिक नहीं निकलती बाहर, वो इंतजार करते हैं कि बर्फ थोड़ी सी गिरना कम हो जाए तो बाहर निकला जाए। मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन को मतलब पास आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी कोरोना है, कोरोना इज अनफेवरेबल कंडीशन है ना, नोबडी वांट्स टू गो आउट। हम सब वेट कर रहे हैं कि यार अनफेवरेबल कंडीशन चली जाए तो फिर फेवरेबल कंडीशन आ जाए तो अपन बाहर निकले, है ना। तो अनफेवरेबल कंडीशन को जो पास करने का तरीका हो, व्हाट वी कॉल, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जैसे कि भालू हाइबरनेशन में चला जाता है, छिपकली हाइबरनेशन में चली जाती है, हर ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड करता है। अनफेवरेबल कंडीशन को पास आउट करने का, अवॉइड करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं। क्या कहते हैं इसके लिए? व्हाट वी कॉल? जल्दी बताओ, क्विक, कौन बता रहा है? द टर्म, ये इंटरनेट में मुश्किल मिलेगा। सिस्ट नहीं, सिस्ट तो वॉलिस क्या होता है ना कि सिस्ट एक कवरिंग है, सिस्ट एक स्ट्रक्चर है। मैं ये कह रहा हूं कि आई एम, जैसे भालू के लिए हमने टर्म यूज कर दिया हाइबरनेशन, ठीक है ना। आई एम ट्राइंग टू पास आउट, इफ एनी ऑर्गेनिज्म पासेस आउट। हाँ, क्वेश्चन मेरा ये है प्रांजल कि एक टर्म हम यूज करते हैं, द टर्म विच इज यूज्ड फॉर any organism when it tries to pass out any unfavorable condition। जब कोई ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन को पास करता है, उसको पास करने का जो टर्म होता है उसको क्या कहते हैं? इंसेस्टेशन बॉडी का लुक, एडेप्टेशन, ठीक है, बहुत सारे। चलो मैं बता देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिनेशन। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरिनेटिंग बॉडी, है ना। तो पेरिनेशन क्या होता है? पेरिनेशन इज द मेथड ऑफ और इज द वे ऑफ पासिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और अनफेवरेबल कंडीशन पास करने के लिए जो बॉडी बनती है उनको पेरिनेटिंग बॉडी कहते हैं। नोट करेंगे, ठीक है, पेरिनेशन। asexual spores are perinating bodies. Asexual spores are perinating, स्पेलिंग लॉक कर लेंगे, PERRANATING, ठीक है। Asexual spore is perinating bodies, that is they pass out, unfavorable condition। प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर दो। ये गैलेक्सी J2 कौन है? अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूं, एसेक्सुअल स्पोर्स आर, एसेक्सुअल, फिर से मैं बताता हूं प्रांजल, एसेक्सुअल स्पोर्स आर पेरिनेटिंग बॉडीज, गलत करके भेजे थे कुछ टाइपिंग, दे आर मेड फॉर unfavorable condition, they are made for
passing unfavorable condition. अब देखो कुछ साल आते नोट करेंगे, they are produced in unfavorable condition like they are produced in unfavorable condition. हाँ ये गैलेक्सी जिसका भी प्लीज स्विच ऑफ, मैं पहले भी बोल रहा था. They are produced in unfavorable condition like high temperature, comma, scarcity of food. होटल है Scarcity. प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए. गैलेक्सी J2 जो भी नया स्टूडेंट है प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कीजिए प्लीज. प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कीजिए. माइक्रोफोन ऑफ कीजिए. पानी ये ठीक है नोट करेंगे. हाँ खुद ही जा बाकी हां कोचिंग कर जी. प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कीजिए. नोट करेंगे. Asexual spores are produced during unfavorable conditions, that is scarcity of food, comma, temperature and high temperature and scarcity, high temperature and scarcity of water. Scarcity of water. ठीक है. अब देखो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल ये राइजोपस है ना. राइजोपस एक तरह का फंगस है. राइजोपस जिसको आप ब्रेड मोल्ड बोलते हैं ना, एक तरह का फंगस है. तो राइजोपस क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर का इस तरह से एक बॉडी बना लेता है. इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया बना लेता है और स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है. ये जो एसेक्सुअल स्पोर हैं ये माइटोसिस के थ्रू बनते हैं, मियोसिस के थ्रू नहीं, माइटोसिस के थ्रू बनते हैं. ठीक है ना. तो माइटोसिस के थ्रू जो स्पोर बनते हैं उनके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं माइटोस्पोर. ठीक है, माइटोस्पोर इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं. मियोस्पोर क्या होता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में. ठीक है, माइटोस्पोर. तो नोट करेंगे. एग्जाम्पल like rhizopus. Example like rhizopus in which example like rhizopus in which example like rhizopus in which spores are example like rhizopus in which spores are produced inside sporangia by the process of mitosis. By the process of mitosis, comma, we also call these spores mitospore. We also call these spores ठीक है. एक और नीचे नोट करेंगे, लिखेंगे नोट. spores have generally tough and resistant wall. Spores have generally tough and resistant wall. That's why they can withstand. In unfavorable condition. ठीक है. अच्छा ठीक है, फिर से नोट कर लेता हूं. फिर से मैं बता देता हूं.
Spores have tough, resistant wall, tough, resistant wall. That's why they can withstand in unfavorable condition. तो सबने नोट कर लिया भाई? अब ये बताओ समझ में आया? किसी को कोई डाउट? प्लीज किसी को कोई डाउट हो पूछिए। हाँ रेहान, किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछिए, मैसेज कीजिए जिसको कहीं पे डाउट हो। नो डाउट। अच्छा दानिश, चलो ग्रेट दानिश, मतलब इस साल तुम बढ़िया से पढ़ रहे हो, है ना? तो आई एम रियली हैप्पी, आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड आ रहा है, ठीक है। आई थिंक लास्ट टाइम हम मिल चुके हैं 11th में, ठीक है। तो रेहान से भी मिल चुका हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे। अच्छा किसी को कोई डाउट प्लीज? बाकी लोग सर मॉर्फोलेक्सिस, हाँ किसी ने पूछा मॉर्फोलेक्सिस, मैं बता देता हूँ। मॉर्फोलेक्सिस वाला और एपिमॉर्फोलेक्सिस वाला एक बार, हाँ ठीक है। अब प्रांजल देखो, मॉर्फोलेक्सिस क्या होती है? मॉर्फोलेक्सिस में ऑर्गेनिज्म का छोटा सा पार्ट बचा, बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म था, उसका सिर्फ 2% 3% कोई पार्ट बचा। वो 2% 3% जो सेल्स हैं वो डिवाइड करके फिर से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेती हैं। तो अगर किसी छोटे से लिविंग पार्ट से अगर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म रिजनरेट होकर बन जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉर्फोलेक्सिस, है ना? और एपिमॉर्फोलेक्सिस का क्या मतलब होता है? अगर थोड़ा सा कोई ऑर्गन डैमेज हो गया तो दोबारा से ऑर्गन, जैसे जो छिपकली में सिर्फ उसका एक ऑर्गन डेवलप होता है, मतलब उसकी सिर्फ पूंछ निकलती है, तो वो एपिमॉर्फोलेक्सिस है ना? लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ये थैलस लाइक बॉडी, जैसे एल्गी होते हैं कुछ या फिर ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है थोड़े से पार्ट से, थोड़े से 2-3% जो बचा हुआ पार्ट है उससे पूरा का पूरा ब्रायोफाइट का प्लान बन गया, उसको मॉर्फोलेक्सिस बोलते हैं। तो अगर थोड़े से पार्ट से पूरी बॉडी बन जाए तो उसको मॉर्फोलेक्सिस बोलते हैं, लेकिन सिर्फ किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन हो या किसी डैमेज पार्ट का फॉर्मेशन हो तो उसको एपिमॉर्फोलेक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और भाई किसी को डाउट नहीं? तो आज यही तक रखते हैं, ठीक है ना? आज 1 आवर की क्लास रखते हैं, ठीक। और बाकी लोगों को आयशा समझ आया? रिजनरेशन में रिजनरेशन में लॉस्ट पार्ट रिगेन होता है, इसमें ऑफस्प्रिंग नहीं बनते हैं, देन रिप्रोडक्शन नहीं। हम रिजनरेशन को जिसमें लॉस्ट पार्ट रिजनरेट होता है उसको हम पूरा का पूरा हम नया ऑर्गेनिज्म नहीं मानते हैं, लेकिन जो मॉर्फोलेक्सिस है उसको हम नया ऑर्गेनिज्म, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और रिजनरेशन को रिप्रोडक्शन में काउंट किया जाता है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ रिजनरेशन, ठीक है। स्वालेहा शमीम, नेक्स्ट क्लास सर बता देंगे, वैसे शायद वेंसडे को है और आज बहुत ज्यादा मजा तो नहीं आया होगा क्योंकि नोट्स सब मिलेंगे। जीशान ठीक है, मैं नोट्स भी पक्का बोला है तो नोट्स भी दूंगा, ठीक है। तो राइट, तो आज बहुत ज्यादा तो मजा नहीं आया होगा आप लोगों को? अच्छा मजा आया, अरे ग्रेट, चलो थैंक यू सो मच। क्योंकि आज मुझे लगता है क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल स्टूडियो में नहीं हूँ, ठीक है, वेंसडे से मैं अपने ओरिजिनल स्टूडियो में पढ़ाऊंगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। अच्छा मजा आया, अरे थैंक यू सो मच काम्या, थैंक यू सो मच। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट। और नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे को होगी और ये आपको कम्युनिकेट कर देंगे, है ना? आपको इंस्टीट्यूट से कम्युनिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और किसी को कोई डाउट होगा एकदम फ्रैंकली पूछिए नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सामिया, बाय बाय जुआ, बाय बाय, वेलकम बेटा, बाय रेहान, बाय 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 ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर, वेलकम बेटा, वेलकम जीशान, वेलकम।